हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में सोसाइटी को हम कवर करेंगे। राइट, अब देखिए सोसाइटी है आपके जीएस पेपर 2 का पार्ट बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, इजियर क्वेश्चंस आते हैं, डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। देखिए बाकी सारी चीजें जब आप हिस्ट्री कर रहे हैं या पॉलिटी कर रहे हैं तो बेसिकली आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तभी आप आंसर लिख पाएंगे। सोसाइटी के क्वेश्चंस आपको देखने को ऐसे मिलेंगे कि आप उनको छोड़ के नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में आप रहते हैं, आपको पता होता है, कुछ ना कुछ पता होता है सोसाइटी के बारे में। तो अगर आपने थोड़ा भी एफर्ट मारा है सोसाइटी के लिए तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे ना। अगर हम एचएएस की बात करते हैं, बहुत टीडियस क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि थीम्स ऑफ सोसाइटी आपको देखने को मिलती है। जैसे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की अगर बात करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ट्राइबल से रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। सो ये वाले टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे थ्रू योर क्वेश्चंस। राइट, सो आज हम 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म। ना अगर हम बात करते हैं कम्युनलिज्म की, इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ना। कम्युनलिज्म के बारे में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखो आपको प्रिपेयर कैसे करना है, सोसाइटी की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सी दे देते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी ना प्रिपरेशन करना आसान हो जाएगा। देखिए जब आपको सोसाइटी को प्रिपेयर करना है ना, तो आपको हमेशा थीम वाइज करना है, हमेशा ही इट शुड बी थीम वाइज ना। थीम वाइज में आपको पहले थीम्स जज करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखना है कि कौन कौन सी थीम्स पूछी गई हैं। सो आप देखेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। सेलिएंट फीचर्स बेसिकली क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो कास्ट सिस्टम, ठीक है। सो ऐसे ही अगर हम ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो उस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, विमेन रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो विमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, एससी एसटी हो गया, तो ये सारे वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आपको देखने को मिलते हैं। एंड इवन डिसेबल्ड, सो डिसेबल्ड पीपल पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे ही हम बात करते हैं, आपको टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म। सो ये टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलते हैं ना। आपको जब एक बार थीम्स पता चल जाएंगी तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली उनके बारे में डेफिनेशंस, उनके बारे में फैक्ट्स, कोट्स याद करने हैं, सिंपल। ठीक है, सो जनरल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टीडियस, बहुत टफर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो अगर आपने थीम्स को पकड़ लिया है तब भी आप इजीली अपने चैप्टर्स को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, सो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो डील किससे करता है, इट इज कम्युनलिज्म ना। आपसे पूछा गया है कि फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द डायरेक्टिव हियर इज एग्जामिन ना। एग्जामिन क्या है, जनरली अगर हम वर्ड एग्जामिन की बात करते हैं, सो इट मींस टू डीपर प्रोब ना। बेसिकली आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू एग्जामिन इट। एग्जामिन इट मतलब बेसिकली आपको डीपर सेंस में इसकी नॉलेज होनी चाहिए, एनालिसिस करके आपको बताना है। ठीक है, नाउ सिंपल है, क्या करना है, आपको कम्युनलिज्म के बारे में स्टार्टिंग में आपको पहले डिफाइन कर देना है। नाउ अगर हम कम्युनलिज्म की बात करते हैं, कम्युनलिज्म की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर कोई आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है कम्युनलिज्म का इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल दिल्ली राइट्स। सो रिसेंटली जो दिल्ली राइट्स हुए थे, वहां पर आपको एक प्राइम एग्जांपल देखने को मिलता है कम्युनलिज्म का ना। जो कम्युनलिज्म के सीड्स हैं वो किसने सो किए थे, इट वाज दी ब्रिटिशर्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 1909 में जब पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स होते हैं तो वहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, किसको, मुस्लिम्स को। सो बेसिकली वहां पर जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है वो आपको इनहेरेंट होती हुई दिखती है, जिसकी वजह से कम्युनलिज्म आज हमारे देश की एक रियलिटी बन चुका है। ठीक है, सो कम्युनलिज्म क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ओन कम्युनिटी। जब आप अपनी कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके बिलीव्स हो जाते हैं, दैट इज योर कम्युनलिज्म ना। कम्युनलिज्म बुरा नहीं है जब तक आप अपनी कम्युनिटी का साथ तो देते हैं, लेकिन आप ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मेरी कम्युनिटी तो अच्छी है लेकिन दूसरे की कम्युनिटी अच्छी नहीं है, उनकी तरफ आपको हेट्रेड आना जब स्टार्ट हो जाता है, इट इज कम्युनलिज्म। ठीक है, सो अब कम्युनिटी इन द सेंस व्हाट, बेसिकली इट इज मोर रिलेटेड टुवर्ड्स योर रिलीजन। सो जो आपकी रिलीजियस कम्युनिटी है उसके लिए आपकी भावना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, उसको कहा जाता है कम्युनलिज्म
ना एक तरह से ये क्या बन जाती है, इट इज एन अनहेल्दी अटैचमेंट टू वंस ओन रिलीजन। क्यों? क्योंकि आप अपने रिलीजन में बहुत ज्यादा प्राइड लेना स्टार्ट कर देते हैं और आप दूसरे रिलीजन को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट इज कम्युनलिज्म ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं अगर हम बात करते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल की, सबसे पहला क्या है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स ना। अगर हम कम्युनिज्म की बात करते हैं, सबसे प्राइम मूवर जो कम्युनिज्म का बनता है, इट इज पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिकल एजेंडास को क्लियर करने के लिए, सेट करने के लिए जो आपके लीडर्स हैं वो बेसिकली कम्युनलिज्म फैलाते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं डिवाइसिव पॉलिटिक्स। सो जो कम्युनलिज्म है, इट इज ऑफन डिफाइंड एज पॉलिटिकल डॉक्ट्रीन टू मेक द कल्चरल डिफरेंसेस मोर प्रोमिनेंट। अब कल्चरल डिफरेंसेस हमारी सोसाइटी में बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी एथनिसिटीज, रेसेस आपको देखने को मिलती हैं, तो कल्चरल डाइवर्सिटी तो है ही, लेकिन ये कल्चरल डिफरेंशिएशन को हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, क्या बना के, अपनी सोसाइटी को कम्युनलिस्ट बना के। ठीक है, नेक्स्ट रीजन आता है इकोनॉमिक कॉजेस ना। ऑब्वियस ही बात है, आपकी इनसिक्योरिटी कब बढ़ती है, जब आपको अपने पे ट्रस्ट नहीं होता ना। जब आपको देखने को मिलता है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी तो प्रोग्रेस कर गई और ये कम्युनिटी पीछे रह गई, तो आपको एक हेट्रेड, एक अमाउंट ऑफ हेट्रेड आपके माइंड में होना स्टार्ट हो जाता है। सो वहां से जो कम्युनलिज्म है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। सो इकोनॉमिक कॉजेस कैन बी द रीजन। हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 1947 में हमारा कंट्री 2 भागों में बटा था। किस बेसिस पे बटा था? रिलीजन के बेसिस पे बटा था। तो इसीलिए जो हमारे राइट्स हैं, हिस्टोरिकल राइट्स हैं, वो भी आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, जिसके रूट्स सो किए गए थे और बेसिकली आपको इनके फ्रूट्स अब देखने को मिल रहे हैं। सो ये ऐसा फ्रूट है, इट इज बिटर ना। ये फ्रूट को हमें क्या करना है? खत्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट ना। अपीजमेंट पॉलिसी आपको देखने को मिलती है जब हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की भी बात करते हैं। सो उस टाइम ब्रिटिशर्स वर अपीजिंग whom? they were appeasing the Muslims। सो उसकी वजह से हेट्रेड बनना स्टार्ट हो गया एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के लिए। सो ऐसा ही आपको पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट्स भी देखने को मिलती है, जिसमें आप खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, जिसकी वजह से कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइसोलेशन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ना। स्पेशली यहाँ पर आप नाम ना भी लिखिए मुस्लिम कम्युनिटी का, आप दूसरी कम्युनिटीज का भी नाम लिख सकते हैं, वेरियस कम्युनिटीज लिख सकते हैं जहां पर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, जिसकी वजह से दे हैव अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए कोई काम नहीं किया जाता या स्कीम्स पॉलिसीज नहीं बनाई जाती। अब गवर्नमेंट तो स्कीम्स एंड पॉलिसीज बना रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। एक वीक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करता है जो कि कम्युनलिज्म को संभाल नहीं पाता। ठीक है, अगर पॉलिसीज, हमारी स्कीम्स अच्छे से वहां तक पहुंच पाएंगी जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोल ऑफ मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो अगर आप राइट्स की बात करते हैं, तो राइट्स का सबसे बड़ा प्राइम मूवर कौन रहता है? इट इज सोशल मीडिया। ठीक है, सो मीडिया, जो न्यूज आपको देखने को मिलती है, फॉल्स न्यूज की वजह से भी कई बार राइट्स हो जाते हैं। सो बहुत बड़ा रोल है किसका? मीडिया का भी। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट हैव अ direct impact on the spread of communalism in India. Now how to deal with it? अब ऑब्वियस ही बात है, जो भी लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं उसको प्लग इन करने के लिए क्या करना चाहिए? अब इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? स्किल सेट प्रोवाइड करना चाहिए। स्किल सेट प्रोवाइड करोगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दोगे, तो वो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस खत्म हो जाएगी। आइसोलेशन में अगर है तो उसकी मेन स्ट्रीमिंग करी जाए। तो यहाँ पर आप अपने वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, इनको पॉलिटिक्स में जगह दी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को गाइडलाइंस दी जाए कि कम्युनल राइट्स अगर होते हैं तो हैंडलिंग कैसे करनी है। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन देते हैं, छोटे से ही देंगे, तो आपके कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी के बारे में आप सीखेंगे, जिसकी वजह से आपको दूसरी कम्युनिटी के लिए हेट्रेड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, जो गवर्नमेंट है बहुत मॉडल्स को अडॉप्ट कर सकती है, जैसे कि मलेशिया ना। मलेशिया भी क्या है, एक अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जहां पर भी रेशियल या रैडिकल क्लैशेस होते हैं।
ठीक है। ऐसे अगर हम बात कर सकते हैं कि जो सिविल सोसाइटीज हैं वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करें, जिसमें जो एनिमोसिटी है दोनों कम्युनिटीज में या बहुत सारी कम्युनिटीज में एनिमोसिटी आपको देखने को मिलती है, वो एनिमोसिटी को हम क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड्स दैट यू कैन राइट। नाउ इसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए जब हम बात करते हैं ना कंक्लूजन की, स्पेशली इन योर 20 मार्कर क्वेश्चन, ना 20 मार्कर क्वेश्चन के लिए ना आपका कंक्लूजन ना 2 स्टेप्स में होना चाहिए। एक होता है पेनल्टीमेट कंक्लूजन और एक होता है अल्टीमेट कंक्लूजन। ना जब हम पेनल्टीमेट कंक्लूजन की बात करते हैं ना, यहां पर आपको देखने को मिलता है वे फॉरवर्ड और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। ना बेसिकली वे फॉरवर्ड लिखना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज अ ब्यूरोक्रेट, आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं तो आप क्या हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। तो इश्यूज तो आपने बता दिए, फैक्टर्स बता दिए आपने कम्युनलिज्म के, लेकिन अगर उसको एड्रेस करने के लिए नहीं बताया तो एज अ ब्यूरोक्रेट आपने अपना काम नहीं किया है। सो अगर 20 मार्कर क्वेश्चन है, आपके पास स्पेस भी सफिशिएंट होती है, तो वहां पर आपको वे फॉरवर्ड लिखना ही लिखना है, पेनल्टीमेट कंक्लूजन इज नेसेसरी। लेकिन इफ इट इज अ 4 मार्कर क्वेश्चन, इफ इट इज अ 8 मार्कर क्वेश्चन, यू डू नॉट हैव स्पेस, सो पेनल्टीमेट कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा अल्टीमेट कंक्लूजन लिखिए। अल्टीमेट कंक्लूजन जनरली यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर इन 3 to 4 लाइन्स। ठीक है, 3 से 4 लाइनों में आपको समराइज करना है कि आपने अपने आंसर को कैसे लिखा है, दैट इज योर अल्टीमेट कंक्लूजन। लेकिन 20 मार्कर क्वेश्चन में इट इज नेसेसरी फॉर यू टू राइट अ पेनल्टीमेट कंक्लूजन, बी इट अ वे फॉरवर्ड, बी इट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, व्हाटएवर इज द नीड ऑफ द आंसर। आपके आंसर के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि वे फॉरवर्ड लिखना चाहिए कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिखने चाहिए। ठीक है, आई वुड सजेस्ट दोनों लिख दो। अगर जैसे फॉर एग्जांपल पॉवर्टी पे कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए अब पॉवर्टी रिडक्शन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख लो। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के अलावा आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, दैट कुड बी रिटन इन वे फॉरवर्ड। ठीक है, आई होप क्लैरिटी है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन इंडियन सोसाइटी। इट इज एन 8 मार्क क्वेश्चन। सो आपको बताना है संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। ना क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी, आपसे पूछा है इंपैक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इंपैक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सो बेसिकली आपको डिफाइन तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। संस्कृताइजेशन अगर आप एक्सप्लेन ही नहीं करोगे तो इंपैक्ट क्या समझा पाओगे, राइट। सो आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, और दूसरा क्या करना है, यू हैव टू टेल द इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। नाउ अगर हम संस्कृताइजेशन की बात करते हैं, संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है, जो लोअर वर्ण के लोग हैं वो जब इमिटेट करने लग जाते हैं हायर वर्णों को, कि उनके जो भी पॉलिसीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्राह्मण्स की बात करते हैं तो वो यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, तो जब लोअर कास्ट्स भी क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं अपर कास्ट को, जिससे कि उनकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस और उनका स्टैचर बढ़ जाए, उसको कहा जाता है संस्कृताइजेशन। क्या कहा जाता है, संस्कृताइजेशन। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन यही है। अगर हम संस्कृताइजेशन की बात करते हैं तो इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच लोअर कास्ट्स try to achieve upward social mobility by emulating the customs and rituals of the upper caste. So basically आप imitate करना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी हायर क्लास के लोग हैं वो करते हैं वैसा ही आप करना स्टार्ट कर देते हैं, क्विजीन वैसी खानी स्टार्ट कर देते हैं, पहनना वैसा स्टार्ट कर देते हैं, जो उनकी रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, उनको आप इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज संस्कृताइजेशन। बेसिकली आप अपनी सोसाइटी में अपना स्टैचर बढ़ाने की जब आप कोशिश कर रहे हैं, दैट इज संस्कृताइजेशन। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। आपको पता है इंडियन सोसाइटी में अगर हम कास्ट की बात करते हैं, इट इज अ यूनिक फीचर, इट इज अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्योंकि जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो आपको हर सोसाइटी में देखने को मिलेगी। टेक द एग्जांपल यूएसए में भी आपको क्लासेस देखने को मिलती है, मिडिल क्लास देखने को मिलती है, पुअर स्ट्राटा देखने को मिलता है, एलीट क्लास देखने को मिलती है, इंडिया में भी देखने को मिलती है। तो इट इज नॉट यूनिक टू इंडिया। यूनिकनेस क्या है, इट इज कास्ट। क्योंकि कास्ट सिस्टम जो है वो प्रेवलेंट आपको कहां पर देखने को मिलता है, इट इज इंडिया। ठीक है, सो इंपैक्ट आप देख सकते हैं, इंपैक्ट क्या है, बेसिकली इट सीम्स टू जस्टिफाई अ मॉडल दैट रेस्ट्स ऑन इनइक्वालिटी। सो बेसिकली जो इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, उस इनइक्वालिटी को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं ये चीजें करके। ठीक है, सो अगेन आप देख सकते हैं कि इससे इंपैक्ट क्या होता है। सो अडॉप्शन ऑफ अपर कास्ट राइट्स एंड रिचुअल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रैक्टिस ऑफ
secluding girls and women, adopting dowry practices and so on and so forth. So ये जो dowry practices हैं ये अब आपको prevalent देखने को मिलती हैं आज भी। अगर हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, dowry is a reality, ठीक है। दो आपको वो पेपर्स में देखने को नहीं मिलती है, बट आपकी सोसाइटी में ये हो रहा है। सो ये आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, द वेरी वर्थ ऑफ लेबर which lower caste do is degraded and rendered as shameful. So अगर हम वर्णों की बात करते हैं तो आपको पता है इंडियन सोसाइटी में अगर हम वर्ण की बात करते हैं 4 वर्णों में डिवाइडेड है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। नाउ शूद्रास बेसिकली क्लीनिंग का काम करते थे, तो आज अगर कोई क्लीनिंग का काम कर रहा है उसको क्या माना जाता है? शेमफुल, ठीक है। सो ये इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप लेबर की डिग्निटी की बात नहीं कर, लेबर डिग्निटी हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम उसको सेग्रीगेट करते हैं, कैसे? कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। सो दिस इज संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वेस्टर्नाइजेशन, ना वेस्टर्नाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है वेस्टर्नाइजेशन और दूसरा है मॉडर्नाइजेशन, दोनों के बारे में ही पूछा है। जब हम वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं, बेसिकली वी आर इमिटेटिंग दी वेस्ट। जो भी वेस्टर्न कल्चर है उसको हम डायरेक्टली इमिटेट कर रहे हैं, हमने कोई भी साइंटिफिक रीजन उसमें नहीं ढूंढे। जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप साइंटिफिकली एनहांस हो रहे हैं, दैट इज मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस। हमारी सोसाइटी को मॉडर्नाइज होना है, वेस्टर्नाइज नहीं होना, ठीक है। क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर के जो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं वो भी हम अपनी इंडियन सोसाइटी में इसको इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सो अगर हम वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं तो वेस्टर्नाइजेशन बेसिकली क्या है, क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो वेस्ट के साथ ज्यादा रहा है, क्योंकि हमारे को अधीन किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने बनाया था। सो इसलिए हमारा कॉन्टैक्ट वेस्ट के साथ ज्यादा रहा है। इसकी वजह से हम उनके एजुकेशन सिस्टम को, उनके लीगल सिस्टम को, उनके रहन सहन को, उनके क्विजीन को हम बेसिकली कॉपी कर रहे हैं। सो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ ड्रेसेस, फूड, ड्रिंक, स्पीच, सब कुछ हम उनके जैसा करना कोशिश कर रहे हैं। अब उससे हो क्या रहा है कि जो हमारा इंडिजिनस कल्चर है, क्या है? जो इंडिजिनस कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, उसको हम डे बाय डे रिड्यूस कर रहे हैं, फेड अवे हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कैपिटलिज्म को हम बहुत ज्यादा अपना रहे हैं। उसकी वजह से क्या है, जो लेबर क्लास है वो एक तरह से एक्सक्लूडेड रहती है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट आता है मॉडर्नाइजेशन। नाउ मॉडर्नाइजेशन की अगर बात करते हैं तो बेसिकली क्या है, जब आपके पास मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज इंट्रोड्यूस करी जाती है, इट इज मॉडर्नाइजेशन। नाउ एवरी सोसाइटी हैज टू बी मॉडर्नाइज्ड। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करेगी वैसे वैसे आपको मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। टेक द एग्जाम्पल, सती की अबॉलिशन करी क्योंकि हमारी सोसाइटी को अब उसकी जरूरत नहीं थी। तो सती जब अबॉलिश किया गया तो हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो गई, ठीक है। सो मॉडर्नाइजेशन ना एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे आपकी सोसाइटी इवॉल्व करेगी वैसे वैसे आपकी सोसाइटी मॉडर्नाइज भी होगी। सो जो भी इविल प्रैक्टिसेस हमारे पहले वाले कल्चर में थे, अब वो इविल प्रैक्टिसेस को हम छोड़ते जाएंगे और सोसाइटी को मॉडर्नाइज करते जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली मॉडर्न साइंटिफिक वैल्यूज को आप जब इनहेरेंट बना लेते हैं अपनी इंडियन सोसाइटी में, उसको कहा जाता है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक है। सो ये फैमिली स्ट्रक्चर जो आपका फंक्शनिंग था जॉइंट फैमिलीज का, वो थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। ऐसे अगर हम बात करते हैं, मॉडर्निटी अज्यूम्स लोकल टाइज एंड पैरोकियल पर्सपेक्टिव्स गिव वे to universal commitments and cosmopolitan attitudes. So basically आपको cosmopolitan attitudes देखने को मिलते हैं। Take the example of metropolitan cities. Nobody asks your castes. आप किसी को कोई परवाह नहीं है कि कौन सी कास्ट से आप बिलोंग करते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, आपके पास पूरा हक होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर जॉब को अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो मॉडर्न कल्चर इज इंपॉर्टेंट विद द चेंजिंग सोसाइटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज जेंडर्स रोल स्टीरियोटाइपिंग, डिस्कस इट्स इंप्लीकेशंस ऑन वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, आपसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में पूछा गया। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, जब आप सेग्रीगेट कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर जॉब तो वुमेन की ही है, ठीक है, कि जेंडर रोल स्पेसिफाइड जॉब्स जब बनी जाती है उसको कहा जाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन है, gender stereotyping is the practice of ascribing to an individual woman or man specific attributes. Take the example, कहा जाता है कि women तो soft है और men क्या है, strong है। तो बेसिकली ये क्या है, it is gender stereotyping, ठीक है। So specific attributes, characteristics और roles by reason of
ओनली ऑफ हर और हिज मेंबरशिप एज अ जेंडर। सिर्फ रीजन बिहाइंड क्या रहता है, क्योंकि वो लड़की है इसलिए वो सॉफ्ट है, ठीक है। तो रीजनिंग आपकी क्या रहती है, सिर्फ उसके जेंडर पर्सपेक्टिव तक सीमित रहती है, उसको कहा जाता है जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। ना क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग का इंपैक्ट विमेन पे क्या है, ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है ना, इम्पैक्ट क्या है ना। अगर हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी में आज भी केयर टेकिंग एक्टिविटीज कौन करता है, इट इज दी विमेन, ठीक है। अब चाइल्ड बियरिंग करना या बच्चे को संभालना, बच्चे को खाना खिलाना, उसकी केयर करना, फैमिली की केयर करना, ये किसका काम है, इट इज ओनली दी विमेन। नाउ द विमेन आर ऑल्सो वर्किंग, नाउ ही शी हैज टू डू दी डुअल वर्क। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो विमेन है वो केयर टेकिंग मतलब घर का काम भी संभाल रही है, बाहर का काम भी संभाल रही है। सो डुअल रोल आपको देखने को मिल रहा है, डबल बर्डन ऑन इंडियन विमेन देखने को मिलता है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, अगर हम स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, 42% डिजिटल जेंडर गैप देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप्ड है कि भाई लड़कियां जो है ना वो टेक savvy नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं आती, इसीलिए आज भी आप देखोगे हमारे इंडिया में डिजिटल गैप, जेंडर गैप कितना ज्यादा है, इट इज 42%, दैट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, विमेन आर ऑफन हेल्ड बैक फ्रॉम हाई स्टेटस पोजीशंस इन दी सोसाइटी, हाई स्टेटस पोजीशंस उनको नहीं देते हैं। अब जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग की अगर बात करते हैं तो आपको 2 वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अगर हम बात करते हैं, देखो आपको देखने को मिलता है, अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करते हैं तो विमेन का रोल भी जेंडर स्टीरियोटाइप्ड होता है। टेक द एग्जांपल ऑफ ग्लास सीलिंग थ्योरी। नाउ जब हम ग्लास सीलिंग थ्योरी की बात करते हैं, बेसिकली आप सपोजेटली एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। नाउ मल्टीनेशनल कंपनी बाहर से आपको देखने को लगेगा इट इज एगैलिटेरियन। एगैलिटेरियन का मतलब क्या है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, सब इक्वल है, ठीक है। लेकिन जब आप उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि क्योंकि लड़की है तो उसको एक स्टैचर के बाद प्रमोशन नहीं मिलती, देयर इज अ ग्लास सीलिंग देयर फॉर हर पोजीशन, क्योंकि उसको इंपॉर्टेंट पोजीशंस नहीं दी जाती, क्यों, जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन, ठीक है। सो इट इज जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, राइट। ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल आपको पिंक कॉलराइजेशन ऑफ जॉब्स मिलती है, पिंक कॉलराइजेशन। टेक द एग्जांपल नर्स। ना माना जाता है कि नर्स का काम कौन करेगा, क्योंकि केयर टेकिंग है, केयर टेकिंग किसका जिम्मा है, विमेन का। तो नर्स कौन बन सकती है, विमेन ही, तभी आप नर्सेज देखोगे 99% आप कौन देखने को मिलती है, इट इज दी विमेन, इट इज पिंक कॉलराइजेशन ऑफ जॉब्स। टेक द एग्जांपल ऑफ टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स में आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर कौन है, इट इज विमेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको संभालना पड़ता है, संभालने का काम किसका है, विमेन का। सो इट इज पिंक कॉलराइजेशन। ऐसे ही आपको एक थ्योरी देखने को मिलती है विच इज नोन एज ग्लास क्लिफ। ना क्लिफ का मतलब क्या होता है, माउंटेन, क्लिफ। अब क्या किया जाता है, उन प्रोजेक्ट्स पे हेड एक विमेन बना दी जाती है जो पता होता है कि फेल होने वाले हैं। सो एक विमेन को क्लिफ पे खड़ा कर दिया जाता है। क्यों क्लिफ पे खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये प्रोजेक्ट फेल होने वाला है, और ब्लेम किस पे डाल दिया जाएगा, विमेन पे। सो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्ड हैं वो आपको देखने को मिलते हैं कि विमेन जो है वो लीडरशिप रोल्स निभा ही नहीं पाएंगी, ठीक है। सो इसीलिए आपको ये थ्योरीज के बारे में पता होना चाहिए जो कि आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं, राइट। सो ऐसे ही आप कह सकते हैं, इट ऑल्सो अफेक्ट्स वुमेन्स सेल्फ इमेज। ऑब्वियसली बात है, सेल्फ इमेज, लड़कियों को खुद को लगने लग जाता है कि भाई हाँ घर संभालना है तो मेरा काम है, ठीक है, ये तो मैं ही करूंगी। सो बेसिकली यहाँ पर जो सेल्फ इमेज भी है वो भी एक्चुअली में होल्ड बैक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइप्स, रिजिड कंस्ट्रक्शंस ऑफ फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी एंड स्टीरियोटाइप्ड जेंडर रोल्स आर नॉट अ कॉज ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। नाउ जेंडर बेस्ड वायलेंस आपको देखने को मिलती है हमारी इंडियन सोसाइटी में। सो हम कह सकते हैं कि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है इसकी वजह से बहुत ज्यादा बर्डन लेना पड़ता है किसको, वुमेन को, ठीक है। सो आप कह सकते हैं टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इट शुड बी क्रूशियल टू ट्रांसफॉर्म डिस्क्रिमिनेटरी जेंडर नॉर्म्स। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को छोड़ना पड़ेगा,
तभी हम कह सकेंगे जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है वो भी रिड्यूस हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक तरह से उस नजरों से नहीं देखा जाएगा कि वुमेन है तो सॉफ्ट है, ठीक है, वो स्ट्रांग हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये जो क्राइम्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। टेक द एग्जांपल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस किसके अगेंस्ट ज्यादातर किया जाता है? इट इज दी वुमेन। क्यों? क्योंकि वुमेन को क्या समझा जाता है? कमजोर, ठीक है। सो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, अगर हम इसको खत्म करेंगे तो हम एक जेंडर इक्वालिटी की बात कर पाएंगे, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात कर पाएंगे, ठीक है। सो मेजर्स सच एज जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। सो बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अगर आप दे देंगे तो ऑब्वियस ही बात है, आप देखेंगे कि आपकी सोसाइटी और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव हो जाएगी। सो दीज वर दी 3 क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। नाउ आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, पीडीएफ को ध्यान से पढ़िए और अपने क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।